नमस्कार, गुड न्यूज मध्य प्रदेश के इस खास विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से रूबरू करवाते हैं जो लोगों को बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के हमारे गुड न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी सागर के एक सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रशिक्षण की। वहीं बात होगी बुरहानपुर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की, जहां से हजारों युवाओं को आत्मनिर्भरता की सीख मिल रही है। और बात होगी पद्मश्री डॉक्टर अवध किशोर जड़िया की, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज बुलेटिन। शिक्षा विभाग की एजुकेशनल फॉर ऑल स्कूल योजना के तहत सागर के हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाई गई 100 कंप्यूटर की आधुनिक लैब में अब स्कूली छात्राएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जटिल विषय भी पढ़ रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर सरकारी स्कूल की है। सागर के स्कूल में 100 कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब स्थापित की गई है, जहां छात्राएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रही हैं। स्कूल में लैब की स्थापना सरकार की एजुकेशन फॉर ऑल स्कूल योजना के तहत राज्य मुक्त स्कूल से मिले फंड से की गई है। राज्य ओपन शिक्षा बोर्ड के संचालक डॉक्टर प्रभात राज तिवारी की पहल पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा स्कूल शिक्षा के सिलेबस में वैकल्पिक विषय के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया। इसके बाद ये जिले का अकेला ऐसा सरकारी स्कूल बन गया जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। अभी मैंने 9th क्लास पास किया है। मैंने अभी से बहुत कुछ सीखा, जैसे फेस रिकॉग्निशन में हमने जो एआई संबंधित रोबोट्स होते हैं वो हमारे चेहरे के सभी इमोशंस को देखकर हमारा कार्य करते हैं, उनसे कहने की जरूरत पड़ती, क्योंकि मनुष्य में इतनी बुद्धि डाल देता है, उतना दिमाग डालता है कि वह उनमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। और माइक्रोसॉफ्ट में हमने एक्सेल बनाना सीखा है, एक्सेल लेटर लिखना सीखा है। सागर के स्कूल में 1400 से अधिक छात्राएं हैं, 40 और शिक्षिकाएं हैं जो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करा रहे हैं। एआई कोर्स में अध्ययनरत बच्चों को जिन ऐप्स की शिक्षा दी जा रही है उनमें माइक्रोसॉफ्ट एआई जैसे ऐप शामिल हैं। ये वो ऐप्स हैं जिसकी मदद से डेवलपर्स को ऑब्जेक्ट पहचान, टेक्स्ट विश्लेषण और छवि आदि निकालने में सक्षम बनाता है। इसके उपयोग से तस्वीर अच्छी आती है। एआई के सिलेबस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक बहुत बड़ा सिलेबस है। उसके अंदर सबसे वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, डाटा सेट्स हो गए, डेटा फ्रेम हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सारा उनको बच्चों को उसका ओवरव्यू पूरा सिलेबस के अंदर डाला गया है। अब उनके बेसिकली जो तैयारी करानी है उसके लिए माइंड क्राफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू वो क्या करते हैं, ड्राइंग्स वगैरह सीखते हैं और मशीन को डेवलप करते हैं, मशीन की लर्न जिसके थ्रू वो मशीन लर्न कर लेता है कि ये बच्चा इस टेक्निक से उस डायग्राम को डेवलप कर रहा है, लिप्स बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। या फॉर एग्जांपल अगर वो एक कार बना रहा है, उसमें कार में उसने व्हील बनाया, तो वो मशीन लर्न कर रहा है कि इस कार को बनाने के लिए अपन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि व्हील, 4 व्हीलर बना रहे हैं तो 4 व्हील है, या उसको कितनी स्पीड से ले जाना है, कहीं स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो कार कैसे जंप करेगा, तो ये लर्न कराना है। तो वो एक प्रोजेक्टेड फॉर्म में फिर उसको वो आगे इम्प्लीमेंट करता है। एआई की टेक्नोलॉजी के थ्रू सपोज दैट जैसे हम एजुकेशन सिस्टम में अगर हम देखें तो जो बच्चा और टीचर्स के बीच में डिस्टेंसिंग रहती है उस डिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि जो स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जैसे क्लास लिया टीचर्स ने और दे अवे फ्रॉम द टीचर, बट एआई के थ्रू, टेक्निक के थ्रू टीचर्स स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे की और लर्निंग कैपेसिटी एनहेंस हो जाए। और सेम जैसे एआई में हमने फेस रिकॉग्निशन पढ़ा, मशीन लर्निंग पढ़ा, लैंग्वेज को कम्प्लीटली थ्रू इंडस्ट्रियल से कनेक्ट करना, इससे हमें मनी, स्पेशली जो इनके बच्चों का फ्यूचर है, इससे बच्चे अपनी लाइफ में रोजगार ले सकते हैं। विद्यार्थी इसमें बहुत ज़्यादा उत्सुक वर्तमान समय एआई का ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे कार्य हो रहे हैं और इन कार्यों की वजह से हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस वर्ष ज़्यादा बच्चों ने इंटरेस्ट लिया है और ज़्यादा बच्चे लेना चाह रहे हैं। एआई सागर जिले में सिर्फ इसी विद्यालय में संचालित है
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो वर्तमान में डिजिटल मुद्रा निकलनी है या टोल टैक्स पे टोल कटते हैं या अन्य अन्य जो कार्य हो रहे हैं, वे सभी कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहे हैं। मानव रहित कार्रवाई अभी आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ चैनल पे भी एंकर AI से न्यूज़ पढ़ रही थी। तो अब तमाम सारे काम AI से ही हो रहे हैं और AI में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसका लाभ बच्चों को मिल पा रहा है। इसके लिए राज्य ओपन स्कूल ने जो हमें लैब उपलब्ध कराई है उसके लिए, और हमारे विद्यार्थियों ने और हमारे मेंटर टीचर ने और रेगुलर टीचर ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये विधा इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं में उपयोगी है। AI को एक पाठ्यक्रम के तौर पर भी पहचान मिल रही है। ऐसे में सागर की स्कूली छात्राओं के लिए AI का यह प्रशिक्षण निश्चित तौर पर काफी लाभदायक होगा। सागर से कृष्णकांत नगाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। बुरहानपुर जिले में संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यहां के युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भरता की राह दिखा रहा है। संस्थान से ट्रेनिंग हासिल करके अब तक जिले के हजारों युवा अपना रोजगार स्थापित कर चुके हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम बखारी में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अंचल के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने की ट्रेनिंग दे रहा है। यहां से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद बुरहानपुर की 28 महिलाओं ने केले के तने से दिए और बाती बनाने का काम शुरू किया है। अब इन दियों की डिमांड देश विदेश में भी हो रही है, जिससे महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 62 प्रकार के शॉर्ट टर्म कोर्स करवाए जा रहे हैं। इनमें अगरबत्ती निर्माण, डेयरी फार्मिंग, बागवानी, जूट उत्पादन, भेड़ पालन, औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कोर्स भी शामिल हैं। यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके युवा यहाँ के प्रशिक्षण को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ हम RCT बुरहानपुर में सभी प्रकार की एक्टिविटीज करने आए हैं और यहाँ पे सर हमको मतलब मोटिवेट किया जाता है आत्मनिर्भर बनने के लिए। हमको उद्यमशील व्यक्ति कैसे बनना है वो हमको प्रेरित किया जाता है। और सर यहाँ पे हमको स्वयं का रोजगार कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में एक्टिविटीज उसके बारे में ये ज्ञान प्राप्त होता है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंटिंग की क्लास अटेंड करने आया हूँ। इस संस्थान में बहुत ही अच्छी तरह से हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और व्यक्ति अपने पैर पर उद्यमशील व्यक्ति बनकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाकर अपनी दिनचर्या और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। यह प्रशिक्षण संस्थान बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करता है और यह ग्रामीण विकास के माध्यम से सभी ग्राम के व्यक्तियों को अपने विकासशील जीवन पर और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनने पर प्रबल बल दे रहा है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंटिंग करने आया हूँ। मुझे अपने गांव में खुद के मतलब पैर पे खड़ा रहना है और अपने परिवार को अच्छी विकास मतलब मुझे खुद पर विकास करना है। मैं यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से रह रहा हूँ। यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ पे अच्छी सुविधा ये हमें प्रदान करते हैं। टाइम पर खाना, लंच, चाय वगैरह सब टाइम पर मिलता है हमें। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवा अभ्यर्थियों को 7 दिन से लेकर 45 दिनों तक का व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहा है। इस दौरान प्रशिक्षुओं को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वे यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद स्वरोजगार स्थापित कर सकें। RCT में अब तक हजारों युवा प्रशिक्षण लेकर अपना स्वरोजगार अपना चुके हैं। संस्था द्वारा युवाओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हम लोग की जो संस्था है RCT, ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है और इसमें उनको हम लोग अलग अलग प्रकार के कोर्सेज सिखाते हैं, जिसमें ज्वेलरी मेकिंग और जूट प्रोडक्ट जो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सिलाई और ब्यूटी पार्लर तो है ही, लेकिन जूट और ज्वेलरी जो है बहुत अधिक आगे की ओर आ रहा है। जूट का जो प्रोडक्ट है उसमें जूट के साथ साथ जो बनाना फाइबर है, केले के जो रेशे हैं, उसका तना वेस्ट होता है और उस वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए उसके जो रेशे हैं उन रेशे से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें दिया बाती हो गया, झाड़ू हो गया, जो फ्रूट ट्रे होती है जिसमें फल सब्जी रख सकते हैं वो ताज़े रहें, वो बनाना सिखाते हैं। हमारे संस्थान में
युवाओं को, महिलाओं को जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है वो संस्थान में आकर के ट्रेनिंग हासिल कर सकता है। हमारे पास जो ट्रेड्स हैं वो मुख्यतः महिला सिलाई, ब्यूटी पार्लर, इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड में गोट रियरिंग, डेयरी प्रबंधन, इसके अलावा जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें जूट प्रोडक्ट उद्यमी कोर्सेज हैं, ज्वेलरी मेकिंग कोर्सेज हैं। तो ये कोर्सेज हैं जिससे आप करके रोजगार अपने सृजन कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार के कोर्सेज हम लोग करा रहे हैं जिससे क्विक छोटे ड्यूरेशन के कोर्स होते हैं और जिससे उद्यमशीलता वो पा सकते हैं और अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। बेरोजगार युवाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संस्थान के इस प्रयास से अंचल के युवा स्वरोजगार अपनाकर खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। उत्कृष्ट साहित्य सृजन, बुंदेली एवं ब्रजभाषा लेखन में अपने शानदार योगदान के लिए डॉक्टर अवध किशोर जड़िया को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर अवध किशोर जड़िया को साहित्य की रुचि विरासत में मिली, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। देखिए इस रिपोर्ट में। बुंदेली कवि डॉक्टर अवध किशोर जड़िया को साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस साल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जड़िया बुंदेली भाषा के तो कवि हैं ही, लेकिन उनकी ब्रज और हिंदी भाषा में भी कई काव्य रचनाएं हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के हरपालपुर में जन्मे डॉक्टर अवध किशोर जड़िया पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। साहित्य सृजन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला है। इनके पिताजी स्वयं अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता, वैद्य और साहित्य मर्मज्ञ रहे हैं। उन्हीं से साहित्यिक संस्कार डॉक्टर जड़िया को प्राप्त हुए। मुझे बहुत साहित्यिक पृष्ठभूमि प्राप्त हुई। मेरे पिताजी प्रसिद्ध वैद्य, ज्योतिषी, संगीतकार, चित्रकार, कवि और वैद्य थे। बड़े सहज, सरल और साधु कोटि के व्यक्ति थे। उनकी वो संगोष्ठियाँ काव्य शास्त्र पर, संगीत पर चलती थी, जिसका प्रोत्साहन मुझे मिला और जिससे वजह से काव्य का और साहित्य का मेरे अंदर बीजारोपण हुआ। ये जो पृष्ठभूमि था ये मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुई और जीवन में जो भी उन्नति काव्य शास्त्र में हुई इसी पृष्ठभूमि के कारण हुई। क्योंकि कहते हैं ना, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम, तो वो उस तरह से मेरा हुआ। मेरा ये सदैव प्रयास भी रहा कि जैसे रत्नाकर जी ने उद्धव शतक लिखा, एक मैंने भी गोपी गीता लिखी, तो मैंने कोशिश ये की कि उक्त कवियों का ना तो कोई भावापहरण हो, ना कोई शब्दापहरण हो, जो कुछ भी हो मेरा हो और मौलिक हो और साहित्य की सेवा के लिए हो। डॉक्टर जड़िया को ब्रज भाषा में साहित्य सृजन के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। वे देश के प्रतिष्ठित कवियों में शुमार हैं। अब तक सैकड़ों अखिल भारतीय मंचों पर वे काव्य पाठ कर चुके हैं। उनकी रचनाएं आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी प्रसारित हो रही हैं। उत्कृष्ट साहित्य रचना के लिए उन्हें कला संस्कृति साहित्य विद्या पित्तज मथुरा से साहित्य अलंकार, श्री राम रामायण संस्कृति ट्रस्ट ग्वालियर से उदीयमान मानसमणि, अखिल भारतीय ब्रज साहित्य संकाय आगरा से बुंदेली गौरव, अखिल भारतीय ब्रज साहित्य संगम मथुरा से कवि शिरोमणि तथा साहित्यानंद परिषद गोला गोकर्णनाथ से काव्य रत्न सम्मान मिल चुका है। डॉक्टर जड़िया की कविताओं के प्रशंसकों में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता विजया राजे सिंधिया भी शामिल रही हैं। उनके घर में इन महान हस्तियों के फोटो भी लगे हुए हैं। जब मुझे ये पद्मश्री मिला तो मुझे लगा कि नहीं, साहित्य की खोज आज भी जारी है और जो भाजपा सरकार है या मोदी सरकार का जो ये अनुसंधान का कार्य है, जिनने बड़े देहात से, ग्रामीण से, परिवर्ती क्षेत्र से, पेरिफेरल विलेजेस से, जैसे मेरी सेवा 40 वर्ष देहात में ही रही और मैंने देखा कि मुझे खोज करके लाया गया। मैं तो चिकित्सा सेवा करता था, वहीं साहित्य की सेवा चलती थी, लेकिन मुझे खोजा गया तो मुझे लगा कि साहित्य के प्रति जो कार्य हो रहा है
उन कारीकारों के भी अनुसंधान हो रहा है और उन्हें खोज खोज के लाया गया, तो मुझे लगा कि आज ये लिखना सार्थक हुआ। आंचलिक बोलियों में साहित्य सृजन करने वाले डॉक्टर अवध किशोर जड़िया ने अपने साहित्य में इन बोलियों को व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। पद्मश्री से सम्मानित इस साहित्यकार पर संपूर्ण बुंदेलखंड को नाज है। छतरपुर से अब्दुल रशीद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सुझाव या कोई जानकारी हमें ईमेल goodnewsddnewsmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ और सकारात्मक सरोकारी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।